डे 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ हैकिंग। फेजेस ऑफ हैकिंग के अंदर हमारे पास फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज। जितनी हम अभी हमने टर्म्स काफी ज्यादा यूज करी, जैसे कि लैब सेटअप के टाइम पे हमने बात की थी एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, पोर्ट प्रोटोकॉल, मतलब डे 2 में हमने बात की थी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यूज की, पर मे भी हो सकता है आपको उनके अंदर कंफ्यूजन हो कि उनको एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो या फिर थोड़ा सा कुछ गैप हो। तो वो सारी चीजें अभी हम क्लियर करने वाले हैं कि टर्म्स क्या क्या होती है। लेट्स डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट। फर्स्टली हमारे पास एक आ रही है टर्म दैट इज अ हैकर, सेकंड है हैकिंग, थर्ड पोर्ट, फोर्थ प्रोटोकॉल्स, फिफ्थ इज वल्नरेबिलिटी, सिक्स्थ इज एक्सप्लॉइट। पहले हम बात करते हैं हैकर, जो हम एक तरह से हमारा पूरा कोर्स ओवरऑल बेस्ड है, जो हमारा माइंडसेट है एक तरह से हैकर भी होना चाहिए। तो हम इस कोर्स में ओवरऑल बात सिर्फ हैकर के माइंडसेट की करने वाले हैं कि हमारी ऑफेंसिव अप्रोच क्या होने वाली है टारगेट की। तो हमें उसके लिए जानना जरूरी है कि हैकिंग क्या होती है, हैकर क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हैकर्स की। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द हैकर्स। हैकर एक तरह से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करते हैं। जैसे कि स्किल्स अगर मैं बात करूं, उनके पास कंप्यूटर और सिक्योरिटी की काफी अच्छी स्किल्स है। ठीक है, अगर वो उसको यूज करके मतलब बिना परमिशंस के, बिना एक तरह से अनऑथराइजली अगर वो चीजों को एक्सप्लोर करके ब्रेक करते हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, काफी सारी उनको वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की। ठीक है, उन्होंने चीजों को समझा कि ये चीजें कैसे काम करती है, उसके अंदर काफी सारी कमियां निकाली और फिर उन्हीं कमियों को फायदा उठा के उन्होंने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथराइज एक्सेस के अगर उस सिस्टम को हैक कर लिया, एक तरह से सिस्टम के अंदर एक्सेस ले लिया, तो हम उसको कहते हैं हैकर। एक तरह से एक ऐसा पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। हैकर के अंदर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सिस्टम को समझकर उसके अंदर कमियां निकालता है और फिर उसको एडवांटेज लेता है उस कमियों का, और फिर उसके अंदर बिना किसी परमिशन के उस चीज को एक्सेस कर लेता है। दैट इज अ हैकर। हैकर के अंदर हमारे पास क्लासेस आती है। ठीक है, अब हैकर की क्लासेस बेसिकली क्या रहती है, ओवरऑल डिपेंड करता है कि वो अपनी स्किल्स को और अपना उसका इंटेंट क्या है। फर्स्टली वो स्किल कैसे यूज कर रहा है और उसका इंटेंट क्या है और कितनी स्किल्स उसके पास है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 8 क्लासेस आती हैं हैकर की। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम। हैकर की कौन कौन सी 8 क्लासेस होती है। तो फर्स्टली जो हमारी हैकर की क्लास है दैट इज अ व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि अपनी स्किल्स की अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा वर्ड स्किल, ठीक है, तो स्किल मींस कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की काफी अच्छी नॉलेज है, एक तरह से फंडामेंटल बंदे के क्लियर है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको काफी अच्छी खासी नॉलेज, एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, टू ब्रेक द सिस्टम। ठीक है, तो वो हम स्किल्स की बात करें यहाँ पे, तो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी स्किल्स को यूज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी उसका एनवायरमेंट है उसको सिक्योर करने के लिए विथ प्रॉपर परमिशंस। एक तरह से अगर हम उनको एथिकल हैकर भी कहते हैं, तो एथिकली सिस्टम को हैक करते हैं, इनके पास प्रॉपर परमिशंस होती हैं, प्रॉपर ऑथराइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करता है। वो एक तरह से पोटेंशियली थ्रेट्स को हाईलाइट करते हैं कि भाई ये मेरे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। ठीक है, और आप इनको फिक्स कर लो, अदरवाइज कोई भी अटैकर इनको यूज करके कुछ भी एक्शंस परफॉर्म कर सकता है इजीली। सो दैट इज व्हाई ये होता है हमारे व्हाइट हैट हैकर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हैकर। सो नेक्स्ट हैकर की क्लास है हमारी ब्लैक हैट हैकर्स। अगेन स्किल सेट्स इनकी भी सेम होती है, पर इनका जो इंटेंट होता है वो मैलिशियस होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर नहीं करना चाहता, ये ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से अंदर ब्रेक करके बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथराइजेशन के ये सिस्टम के अंदर ब्रेक करके एक्सेस लेना चाहता है। इनका भी कई बार डिपेंड करता है कि इनका इंटेंट के पीछे मतलब रीजन क्या है। मोस्टली तो कई बार मनी होता है कि जैसे कि कई बार हैकर्स वगैरह रैंसमवेयर अटैक्स कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर उन्होंने सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया तो वो सारे जो भी डेटा वगैरह जो भी सिस्टम्स अवेलेबल है उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं और उस चीज को डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम अमाउंट मांगते हैं। अगर मैं बात करूं रैंसम के बारे में, रैंसम बेसिकली हम मनी की बात करते हैं। ठीक है, आपको कितना मनी, तो मनी बेसिकली बिटकॉइन फॉर्मेट में। अगर उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच करके एक तरह से सिस्टम का एक्सेस ले लिया और अगर उस सिस्टम के अंदर काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा है और उस डेटा को ही इन्होंने अगर इनक्रिप्ट कर दिया, और वो कंपनी के लिए अगेन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है, कंपनी को चाहिए ही मतलब किसी भी कीमत पे, तो वो काफी ज्यादा डेस्परेट है। तो अगेन जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा मतलब उसकी फिर प्राइस भी इंक्रीज होती है। सो काफी ज्यादा फिर प्राइस मांगते हैं, कई बार 100 बिटकॉइंस या 50 बिटकॉइंस, डिपेंड करता है टारगेट के, मतलब कितना बड़ा टारगेट है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, हाँ वो काफी ज्यादा डिमांड करता है। तो अगेन एक तरह से एक ही सिंगल अटैक के अंदर वो इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए उनके लिए हो जाता है। तो अगेन मे भी शायद आपने देखा हो काफी 2017 के टाइम रैंसमवेयर काफी ज्यादा पॉपुलर था, खास करके उसके अंदर अगर हम बात करें WannaCry बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो WannaCry से इन्फेक्ट हो रही थी, जिसमें बेसिकली एक सिस्टम हमारा या फिर बल्क ऑफ जो भी हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारे
के अंदर जो भी डेटा है वो पूरा इनक्रिप्ट हो जाता था, पूरा का पूरा डेटा, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होती थी, और वो की के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। और बिटकॉइन काफी ज्यादा सिक्योर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। ब्लॉकचेन के बारे में भी हम जानेंगे कि जैसे वेब 3.0 वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें काफी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये भी आगे हमारा फर्दर टॉपिक है। पर अभी के लिए हम जस्ट स्टिक रहते हैं हमारे मेन टॉपिक के, दैट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में बेसिकली हमारे जितने भी सेंसिटिव फाइल्स थे उनको एन्क्रिप्ट किया, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, की चाहिए, और की के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं किए होंगे, या फिर जो प्रॉपर सिक्योरिटी डिवाइसेस आते हैं आपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं इंप्लीमेंट किए, तो या फिर अगर हम बात करें आपने सिक्योरिटी एनालिसिस जो होता है, जैसे टीम्स को आपने ऑडिट वगैरह सही से नहीं करवाया, तो कुछ भी मिस हो गया, फिर कोई भी वल्नरेबिलिटी वगैरह आपकी रहेगी सिस्टम के अंदर, उसको एडवांटेज लेके कैसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंटेंट डिपेंड करता है कि अगर आप उनका इंटेंट ही अगर बात करें तो काफी ज्यादा मैलिशियस होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर नहीं, एक तरह से ब्रेक करके उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो भी इनकी कमियां वगैरह निकाली उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की, उस कमी को एडवांटेज लेके वो उसमें कुछ भी फर्दर मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वो होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स यूजुअली ये लोग व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स की तरह वर्क करते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। पर इनके जो अगर हम बात करें यूजुअली इनका जो इंटेंट होता है वो मैलिशियस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो मोस्टली अगर इंटेंट इनका मैलिशियस है तो फिर वो ब्लैक हैट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रे हैट कैटेगरी में वो हैकर्स आते हैं। तो वेरियस टाइम से डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि वो अपनी नॉलेज को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कई बार अगर मैलिशियस एक्ट करते हैं, या फिर कई बार अपने जो लॉज है उनको वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी ग्रे हैट हैकर्स के अंदर आते हैं। डिपेंड करता है इसमें जो ओवरऑल वर्किंग, अगर हम बात करें जो हैकर्स की, वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर जो भी सिचुएशन के देखते हुए अगर पर्सन वर्क कर रहा है, जैसे कि अगर मान चलो उसको फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जिसके अंदर वो कहता है कुछ भी एक उसको इन्फॉर्मेशन है उसको पास, ठीक है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, जैसे ग्रे हैट, मतलब वहां पे वैसे तो वो एथिकल हैकर है, पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए वो एक मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम के लिए ग्रे हैट हो गया। उसने एक तरह से लॉज वगैरह जो भी उसकी पॉलिसीज वगैरह उसको वायलेट किया, पर यहाँ पे उसका हमेशा जो इंटेंट है या फिर जो भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म की वो सारी मैलिशियस नहीं थी, तो इसी वजह से वो ब्लैक हैट हैकर के अंदर नहीं आया। यहाँ पे ओवरऑल हम बात करते हैं सिर्फ ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। एक तरह से आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो कि भाई एक एथिकल हैकर बंदा है, ठीक है, जो मैलिशियस एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहा है और मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहा है, डिपेंड सिचुएशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए। सो दीज गाइस आर कॉल्ड ग्रे हैट हैकर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुसाइड हैकर्स की। सुसाइड हैकर्स वो होते हैं जो अपने टारगेट को हैक करते हैं और उसके बाद जो भी उनका रिजल्ट होने वाला है, जो भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, चाहे उनको पनिशमेंट कुछ भी मिल जाए, चाहे उनको जेल हो जाए या फिर कुछ भी, तो उनको एक तरह से हम बात करें जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो भी एक तरह से उनका लास्ट अंजाम होने वाला है, वो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उनको बस मेन काम है कि हाँ भाई मुझे ये हैक करना है, दैट्स इट। उसके बाद जो भी हो वो देख लेंगे। तो उनको किसी भी बात की चिंता नहीं कि भाई लास्ट में क्या होने वाला है, क्या पनिशमेंट, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, अगर नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल करें सुसाइड बॉम्बर्स भी होते हैं, तो उनका मेन टारगेट क्या होता है कि हाँ भाई मुझे इतने लोगों को बस खत्म करना है। वैसे सुसाइड हैकर्स मतलब उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है भाई क्या होने वाले रिजल्ट, कि भाई मेरे साथ क्या होगा लास्ट में, ठीक है, चाहे वो पुलिस का भी, वो किसी भी चीज का डर नहीं होता इनको। उनका मेन बस एम रहता है कि टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करना, लास्ट का जो भी रिजल्ट है वो सब देखा जाए। दीज आर द सुसाइड हैकर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। ये एक अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, यहाँ पे मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज अनस्किल्ड, मतलब जिनके पास खुद की स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, पर वो टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाय रनिंग सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, जो कि एक तरह से हम बात करें जो स्क्रिप्ट्स आती हैं या फिर टूल्स और या फिर ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो कि किसी दूसरे रियल हैकर ने मतलब उसको लिखा हुआ है या फिर ओन करता है, उस पर्टिकुलर टूल्स या टेक्निक्स को यूज करके अगर कोई बंदा किसी भी सिस्टम को हैक कर रहा है तो वो स्क्रिप्ट किडीज के अंदर आ जाता है। तो यूजुअली इनके पास खुद की कोई ऐसी खास स्किल नहीं होती, पर ये काफी सारे टूल्स या स्क्रिप्ट्स वगैरह को यूज करके अपने टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दीज पर्सन आर नोन एज अ स्क्रिप्ट किडीज। सिक्स्थ पे हम बात करें साइबर टेररिस्ट। ये वो हैकर्स होते हैं हमारे जो कि रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स पे एक तरह से काम करते हैं। बेसिकली इनका मेन काम क्या रहता है कि जितना ज्यादा डर बढ़ाओ, ठीक है, यहाँ भाई पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग की, अगर रिलीजियस के कई बार होता है कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो स्पेसिफिक रिलीजन स्पेसिफिक्स भी होती है, ठीक है, कि कई बार कुछ अगर एक्टिविटीज हो रही है जो उस रिलीजन के काफी मतलब अगेंस्ट है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को एक तरह से वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं या फिर एक तरह से उसके खिलाफ डर भरना चाहते हैं कि अगर आपने इस चीज के अलावा कुछ भी किया तो आप नहीं कर सकते।
तो ऐसे कहता काफी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देते हैं, एक तरह से काफी डर भी पैदा करते हैं लोग, ठीक है, कि एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से तबाह कर दे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई इनके डिफरेंट रिलीजियस को सपोर्ट कर रही है, फिर एक तरह से उनके मेन रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो उनकी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से हैक कर दिया, फिर पूरा डैमेज कर दिया, ठीक है, या फिर कोई एक तरह से वो है बंदे जो कि किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में है, तो वो उसके अगेंस्ट में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके खिलाफ वो काम करते हैं, कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तो वो सारी चीजें एक तरह से साइबर टेररिस्ट के अंदर आते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो कंट्री वाइज ही होते हैं, यूजुअली एक कंट्री है और उसके सामने वाले बंदे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो एक तरह से काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं, फिर काफी ज्यादा एक तरह से जो पीस है वहां पे वो खत्म करना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में नहीं बात कर रहा हूँ, फिर साइबर वर्ल्ड में अगर जो हमारी एक तरह से कम्युनिटी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, वहां पर कंट्री स्पेसिफिक या फिर जो रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स वाले जो बंदे हैं वो अगर हैकिंग करते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स को डैमेज करते हैं, तो वो होते हैं हमारे साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इसमें बेसिकली वो पर्संस आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो नहीं कहेंगे इनको, पर गवर्नमेंट इनको हायर करती है टू पेनेट्रेट इनटू द सिस्टम। एक तरह से सिस्टम के अंदर आप हैक करो और उसके अंदर जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप रिट्राइव करके दो, या फिर जो भी मैलिशियस एक्टिविटीज जो वो कहते हैं वो परफॉर्म करके दो। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली हायर करती है। आपने अभी देखो सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने हायरिंग की, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए, फिर कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के लिए। तो बेसिकली कुछ स्टेट्स वगैरह हायर करती है, बेसिकली गवर्नमेंट ही होती है जो हायर करती है काफी सारे एम्प्लॉयज को कि इनके सिस्टम में जाके हैक करो और ये इंफॉर्मेशन हमारी उसको लेके आओ, ठीक है। कई बार सिक्योरिटी के लिए भी हायर करते हैं कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए भी वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स को हायर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैकटिविस्ट। वो हैकर्स होते हैं जो कि बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे साथ एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक, ठीक है, मेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई सामने वाली अगेंस्ट में उसके जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसको वो लोग कितना डीफेस करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई ये देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इनकी वजह से, ठीक है, एक तरह से काफी सारे कैंपेन भी चलाते हैं और उनकी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं जिन पे वो हैं या फिर उनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया का, उनको हैक कर लेते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो लोग कि भाई देखो इन्होंने ऐसा किया था। मतलब जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अकाउंट्स हैक हो गया, वो खुद के बारे में बुरी चीजें डाल रहे हैं, तो एक तरह से क्या है कि भाई मतलब अपने बारे में बुरी चीजें अगर कोई डाल रहा है तो ऑब्वियसली भाई अकाउंट हैक हुआ है, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है, तो यूजुअली अगर रियल पर्सन नहीं करता है, ठीक है, यूजुअली वो काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा लोगो वगैरह पुट कर देते हैं कि हाँ भाई जैसे कि अगर एक पार्टी की अगर वेबसाइट है तो दूसरी पार्टी का ही लोगो कर दिया, जैसे दूसरे लोगों ने अगर हैक किया तो भाई एक तरह से हाँ बताने के लिए आपको इसको वोट करना है फिर कुछ भी। तो बेसिकली ये जो वो हैकर्स होते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करते हैं बाय हैकिंग देम, एक तरह से हैक करके उनको प्रमोट करते हैं। तो ये थी हमारी 8 हैकर क्लासेस, जिसमें हमने जो जितने भी सारे हैकर्स को ओवरऑल स्किल सेट्स और उनके इंटेंशंस के बेसिस पे डिफाइन किया। तो ये होती है हमारी ओवरऑल 8 क्लासेस। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या टर्म्स होती हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज हैकिंग। तो हैकिंग एक तरह से वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन या फिर जो भी हमारा टारगेट है उसको समझ के उसके सिस्टम के अंदर अगर ब्रेक कर रहे हो और विदाउट परमिशन कर रहे हो तो वो होता है हैकिंग। पर अगर आप यही सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो कि आपने एप्लीकेशन को समझ लिया, आपने अपने टारगेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और आपने उसको ब्रेक भी कर दिया और फिर लास्ट में उसको सिक्योर कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर परमिशन भी है, तो फिर वो हो जाती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग और हैकिंग में बस डिफरेंस मेन यही आता है कि आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो आपके पास परमिशन है या नहीं है और आपका इंटेंट कैसा है। अगर आपका मैलिशियस इंटेंशन है और आपके पास परमिशन नहीं है देन यू आर डूइंग हैकिंग। पर अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल ही एथिकल है, आप हमेशा एथिक्स के साथ चीजें कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर परमिशन है, देन यू आर डूइंग एथिकल हैकिंग। दैट इज द मेन डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक तरह से एंट्री पॉइंट होता है जैसे हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी जो होती है ओवरऑल यहाँ से होती है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी यहाँ से आएंगी, जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही है वो भी सारी यहाँ से जाएंगी। मतलब एक तरह से एक गेटवे तो नहीं, एक तरह से गेट कह लो कि जहाँ से सारी कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा। तो पोर्ट से बेसिकली हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन होता है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कनेक्शन आते हैं या फिर जितने भी जाते हैं, सारी चीजें हमारी यहाँ पर होती है पोर्ट्स पे, ठीक है। तो एक तरह से बेसिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो पोर्ट्स होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि जिसकी बेसिस पर चीजें ट्रांसफर होती हैं, फिर जिसके बेसिस पर चीजें वर्क करती हैं। अगर मैं बात करूं पोर्ट की, अगर मैं बात करूं जैसे कि एक कॉमन टर्म की बात करते हैं, पोर्ट 21 एक हमारा पोर्ट है और इस पे एक प्रोटोकॉल रन करता है दैट इज FTP।
ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर आप कोई भी डेटा को आपको ट्रांसफर करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो आप एफटीपी यूज करते हैं। यहाँ पे पोर्ट क्या हो गया हमारा 21, कुछ कॉमन पोर्ट्स हमारे रिजर्व होते हैं, जैसे कि ओवरऑल हमारे 65,000 से भी ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, और उसमें से कुछ पोर्ट्स हमारे वेल रिजर्व होते हैं, मतलब स्पेसिफिक उन्हीं कामों के लिए बने हुए हैं उनको, और यूजुअली कोई और यूज नहीं करता है, वो रिजर्व है उन चीजों के लिए। जैसे 21 है, ठीक, तो 21 से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एक और हम कॉमन पोर्ट की बात करते हैं 80 पोर्ट पे क्या होता है बेसिकली, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, मतलब एक अगर आपने ब्राउजर ओपन किया, आपको कोई वेबसाइट्स वगैरह ओपन करनी है जो कि किसी और डिफरेंट सर्वर पे लोकेटेड है या फिर किसी डिफरेंट कंट्री पे ओपन है, तो आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसके थ्रू कर रहे हो, 80 पोर्ट से कर रहे हो, और प्रोटोकॉल वहां पे चल रहा है HTTP। तो वहां से एक तरह से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वेबसाइट आप लोड कर पा रहे हो या फिर जो भी चीजें हो रही है HTTP के थ्रू कर रहे हो। अगेन HTTP इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और HTTP के बारे में हम डिस्कस करते हैं वेब एप्लीकेशन के सिलेबस के अंदर, जहाँ पे हम HTTP के बारे में जानते हैं कि HTTP कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे हम ये भी जानते हैं HTTP का सिक्योर वर्जन, दैट इज HTTPS। तो ये सिक्योर कैसे है, सेल्फ TLS कैसे काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक तरह से कैसे वर्क करती है, SSL सर्टिफिकेट के बारे में हम जानते हैं, कैसे ओवरऑल हमारा हैंडशेक है होता है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें जो हम वेब एप्लीकेशन के बेसिक्स में कवर अप करते हैं HTTP के रिगार्डिंग, मेथड्स, स्टेटस कोड, बहुत सारी चीजें, ठीक है, कौन से डेंजरस होते हैं कौन से नहीं। पर अभी के लिए हम जस्ट टॉपिक पर स्टिक रहते हैं, दैट इज पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। जैसे 443 पे हमारे क्या चलता है HTTPS बेसिकली इसी प्रोटोकॉल का सिक्योर वर्जन है, जिसमें हम SSL सर्टिफिकेट यूज करते हैं ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ओवरऑल इंक्रिप्टेड रहे, ताकि अगर अटैकर को हमारी कुछ डेटा मिल भी जाता है तब भी वो पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड मिले, तो एक तरह से उसको इजी ना हो चीजें, मतलब डिक्रिप्ट करने हैं। पर इजीली अगेन अगर हम बात करें कि आपको अगर कोई इंक्रिप्टेड चीजें मिल रही हैं तो आपको डिक्रिप्शन के लिए की चाहिए, वो की आपको इजीली नहीं मिलती। दैट इज व्हाई अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है किसी भी चीज की, तो हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। हम ये भी बात करेंगे मतलब इन फ्यूचर में अगर हैकिंग के बारे में, हैकिंग में काफी सारे मॉड्यूल्स आते हैं, इसमें हम बात करते हैं इंक्रिप्शन, हैशिंग और एनकोडिंग, कि कौन सी चीज हमें कब यूज करनी चाहिए, ठीक है, और कैसे हम फर्दर उसमें और क्या क्या यूज केस होते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन बेसिकली हम यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए डेटा की, हैशिंग हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन करने, एनकोडिंग हम यूज करते हैं डेटा की अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और इसी से एक वर्ड आता है, जैसे हम बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी, हैशिंग, इंटीग्रिटी, एनकोडिंग, अवेलेबिलिटी, CIA मॉडल के बारे में बात करते हैं कि CIA कैसे वर्क करता है, ठीक है। हैकिंग के हमारे फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम CIA एक तरह से कंप्लीट ओवरऑल थ्योरी क्लियर करते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल बेसिक जो साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो क्रिएट हो सके, ठीक है। सो ये तो हमारे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। तो एक तरह से पोर्ट्स पे जो हमारे कॉमन पोर्ट्स हैं 21, 22, 80, 443 पे कॉमन प्रोटोकॉल चलते हैं, जैसे कि FTP, SSH, HTTP, HTTPS, ये सारे मतलब कॉमन प्रोटोकॉल्स जो हमारे कम, हर प्रोटोकॉल का एक अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि वो यूज करते हैं एक तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करनी है, फिर जो भी उनको एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो कुछ कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। ट्रेनिंग बूट कैंप के एंड होने के बाद मैं आपको कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स की लिस्ट भी दूंगा, सो आप उससे फर्दर चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी मिलेगी कि आप चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, तो आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, और जितना अच्छे से आप समझोगे आप फर्दर उन चीजों को एक तरह से उनका एडवांटेज लेके उसमें चीजें एक तरह से कमियां निकाल सकते हो कि हाँ भाई इसमें ये चीज ऐसे वर्क कर रही है, तो इसमें एज अ अटैकर मैं ये चीज कर सकता हूँ, अगर इसमें एक तरह से ये लूपहोल है। अब जितने अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंडिंग करोगे, जितना ज्यादा आप डीप डाइव करोगे हर कॉन्सेप्ट के अंदर, आप उतना ही ज्यादा उस चीज को ब्रेक कर सकते हो। दैट इज वाई हमें बेसिक्स पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे वाला स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन कंप्लीटली थ्योरी पे बात करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स पे स्विच करते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न द बेसिक्स एंड द थ्योरी पार्ट, बट अगेन ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ थ्योरी करना है। आपने जो भी थ्योरी में सीखा है उन सबको प्रैक्टिकली भी आपको कन्वर्ट करना है। आपने जो भी चीजें सीखी प्रैक्टिकली कैसे काम कर रही है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं कि पोस्ट प्रोटोकॉल और ये एक्सप्लॉइटेशन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी बेसिकली अगर मैं कॉमन टर्म्स में बताऊं तो वल्नरेबिलिटी एक तरह से हम वीकनेस के बारे में बात करते हैं, जो भी हमारे लूपहोल है सिस्टम के अंदर उस कमी के बारे में बात करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी एक तरह से कमी होती है। एक्सप्लॉइट की बात करें तो अगर कोई उस कमी का फायदा उठा रहा है और उसके आगे जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टारगेट का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब जो भी इसके अंदर कमी है उसका फायदा उठा के उसको एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज अ एक्सप्लॉइटेशन। ये एक्सप्लॉइट और पेलोड में क्या फर्क है? एक्सप्लॉइट कोड के अंदर हमारा पेलोड होता है, ठीक है, जो कि फर्दर आगे जाके हमारे टारगेट के अंदर एक्शंस परफॉर्म करता है।
अगर आपका पेलोड पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर हम जब भी एक्सप्लॉइट कोड राइट करते हैं, फिर अगर एक्सप्लॉइट कोड भी यूज करते हैं, तो उसमें डिपेंड रहता है कि आपके कौन से आर्किटेक्चर के लिए आपका पेलोड है। ठीक है, जब आप विंडोज की अगर हम बात करें, आप विंडोज के लिए पेलोड यूज कर रहे हो, सपोज यू आर यूजिंग विंडोज के लिए आप कोई पेलोड यूज करो। अब विंडोज में भी सिस्टम आर्किटेक्चर आता है, 64 बिट भी है, 32 बिट भी है। अगर आप 64 बिट के लिए अगर आप पेलोड यूज कर रहे हो और आपका अगर सिस्टम टारगेट सिस्टम 32 बिट है, ऑब्वियसली आपका पेलोड वर्क ही नहीं करेगा कभी। तो सिस्टम के अंदर आने के बाद जब आप कहते हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, वो किसके थ्रू परफॉर्म होने वाली है? पेलोड के थ्रू। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो काफी ज्यादा जो भी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होने वाले हैं पेलोड पे ही डिपेंड करते हैं, हमने पेलोड कैसा डिजाइन किया है। अगर आप मेटास्प्लॉइट से भी अगर पेलोड चूज कर रहे हो, तो आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आर्किटेक्चर है, ठीक है, कौन सा पेलोड हमें यूज करना है, क्या उस चीजों के लिए वल्नरेबल होगा भी या नहीं। और ये आपको कैसे पता पड़ेगा चीजें सही है या नहीं? आप जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो, इन्यूमरेशन इज द की। हमारा जितना ज्यादा हमारा इन्यूमरेशन हो रहा है यहाँ पे, जितना ज्यादा हम स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, हमें पता है इंटरनली चीजें कैसे वर्क करती हैं। सो वी विल क्राफ्ट अ पेलोड वेरी यूनिकली, और वो सारी चीजें सिक्योरिटी चेक्स हमारे बाईपास कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग काफी क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी हैकिंग का, मतलब अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ हैकिंग। फेजेस ऑफ हैकिंग के अंदर हमारे 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ये कोई भी अगर आप एक्टिविटी हो रही है तो उसके ओवरऑल 5 स्टेप्स की हम बात करने वाले हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम फुटप्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, आप अपने टारगेट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब वो हो सकता है आप काफी सारे डिफरेंट सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप सर्च इंजन या फिर ब्राउजर से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप या फिर हो सकता है टारगेट से डायरेक्टली भी इंटरेक्ट करके कर रहे हो। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, मतलब फुटप्रिंटिंग के ओवरऑल 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव फुटप्रिंटिंग, सेकंड इज पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव के अंदर क्या होता है हमारा, एक्टिव फुटप्रिंटिंग के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। हमारा जो टारगेट होता है, हम उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और उसी से एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक टारगेट है प्रशांत। अब मैं प्रशांत के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मैंने प्रशांत को ही कॉल कर दिया, तो प्रशांत बताओ भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हो, कितना एज है तुम्हारा, तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं। तो मैं जो एक तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? मेरे टारगेट से ही कर रहा हूँ। एक तरह से मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ अपने टारगेट से। तो टारगेट को पता है कि हाँ भाई मैं कोई एक पर्सन है जो इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। दैट थिंग वी नोन इट एज अ एक्टिव फुटप्रिंटिंग। अगर मैं बात करूँ पैसिव के लिए, पैसिव में हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता हमारे टारगेट के साथ, हम उसको पता नहीं लगने देते कि भाई हम उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम काफी सारे अदर सोर्सेस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ओवरऑल इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन टारगेट के साथ। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, पर आप मुझसे नहीं पूछ रहे, आप मेरे फ्रेंड से बात कर रहे हो कि भाई ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, ईमेल क्या है इसका, फोन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, कि किस चीजों में इसकी एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, और मेरी और भी मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो मेरे अदर सोर्सेज से कर रहे हो, या फिर मेरे एक तरह से नेबर्स से कर रहे हो, जो मेरे पड़ोसी एक तरह से उनसे बात करके भाई क्या डेली एक्टिविटीज हैं, क्या बंदा जॉब करता है, क्या एक तरह से इसकी ओवरऑल चीजें हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है टारगेट से नहीं, हम टारगेट से के पास जा ही नहीं रहे, हम अदर सोर्सेज को यूज करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम करते क्यों? ठीक है, हम कर रहे हैं, ठीक है, पर क्यों कर रहे हैं? एक ही मेन रीजन होता है कि आपके पास लास्ट में अटैक परफॉर्म करने से पहले जितना ज्यादा डेटा होगा, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आप उतने बेटरली अटैक को क्राफ्ट कर सकते हो, आप उतने बेटरली सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, तो हम यूजुअली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिकली, वो सारी ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं, सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं अपने टारगेट के रिगार्डिंग, और फिर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम काफी सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे अगर एक मेरा टारगेट है, सपोज example.com, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, और सपोज ये एक ई कॉमर्स है। ठीक है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट होता है, सेम उसकी तरह इसका भी बिजनेस है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पैसिवली क्या क्या इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक तरह से मुझे जानना है कि भाई इसके डोमेन्स क्या है। ठीक है, तो डोमेन्स में क्या करूंगा, सर्च इंजन वगैरह पर जाकर चेक करूंगा इसके डोमेन्स क्या है। ठीक है, या फिर इसके सब डोमेन्स क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्च इंजन वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है। तो वो अभी हमारा है नेक्स्ट, मतलब कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। और अभी हम जस्ट जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमने कलेक्ट कर ली, मतलब इन्फॉर्मेशन हमने ओवरऑल टारगेट की कलेक्ट कर ली कि हम कहाँ लोकेशन है,
क्या उसका आईपी, क्या डोमेन है, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी वगैरह वर्क कर रहा है, और फर्दर और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये फेज होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कलेक्ट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल और काफी इन डेप्थ एनालिसिस अभी हमारा होगा नेक्स्ट हमारे कुछ मिनट्स के अंदर। सो इसके अंदर काफी ज्यादा इन डेप्थ देखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं। तो ओवरऑल मैं एक टारगेट चूज करूंगा, ठीक है, पब्लिकली, और उसके ऊपर हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, ठीक है, एक्टिवली भी और पैसिवली भी, ठीक है, एक्टिव पैसिव दोनों मेथड से। लेट्स सी द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज होता है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग में बेसिकली क्या होता है, हम टारगेट पे जाके चेक करते हैं कि इसके ओपन पोर्ट्स कितने हैं। अब अभी मैंने क्या बताया कि पोर्ट्स क्या होते हैं, जिससे बेसिकली हमारा ओवरऑल कनेक्शन हो रहा है, इससे मतलब पता है कि हमारा एंट्री पॉइंट भी वही है, एग्जिट पॉइंट भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से चेक करता हूँ कि क्या टारगेट का कोई पोर्ट ओपन है। तो अगर वो पोर्ट ओपन होगा तो बेसिकली ऑब्वियसली उसके पास एक सर्विस चल रही होगी, और हो सकता है मे बी वो सर्विस ही वल्नरेबल हो, क्या पता वो काफी आउटडेटेड सर्विस यूज कर रहा है और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हो, तो उसके बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सर्विस मिल रही है या फिर कोई भी प्लगइन्स मिल रहा है, कुछ भी फ्रेमवर्क मिल रहा है, तो मैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर सकता हूँ गूगल पे, या फिर अगर मुझे कोई पब्लिक एक्सपर्ट मिल जाए वो भी हम देखेंगे। गूगल हैकिंग डेटाबेस पे भी आपको काफी सारे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, गिटहब पे भी मिल जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टारगेट के रिगार्डिंग। तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। बेसिकली स्कैनिंग में हमारा मेन टारगेट रहता है कि आप टारगेट को स्कैन करते हो। फर्स्टली आती है हमारी पोर्ट स्कैन। जैसे कि अगर आपके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, फर्स्ट फेज से आपके पास आईपी है, आईपी रेंज आपको पता पड़ गई, ठीक है, तो आप फर्स्टली क्या करोगे, इसको पोर्ट स्कैन करोगे। पोर्ट स्कैनिंग के अंदर आप कॉमन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करोगे और फुल स्कैन अगेन आप रन कर दो ओवरऑल टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट पोर्ट रेंज, मतलब कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सर्विस चल रही है। कई बार फायरवॉल वगैरह इंप्लीमेंट होती है तो आपको मोस्टली पोर्ट्स वगैरह क्लोज आ जाते हैं। अब मैं ये भी बात कर लेते हैं कि पोर्ट्स एक तरह से अगर स्कैन हो रहा है हमारा तो वो वर्किंग कैसे चलती है। अगर आपको पास आ रहा है कि पोर्ट ओपन है तो क्यों आ रहा है, क्लोज है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यूजुअली जो कम्युनिकेशन होता है हमारा क्लाइंट टू सर्वर होता है। क्लाइंट, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका सिस्टम या फिर आपका ब्राउजर, वो क्या है, से क्लाइंट है, और सर्वर क्या, जो भी आपका टारगेट है। जैसे कि example.com मेरी एक वेबसाइट है, वो क्या है, उसका एक सर्वर होगा, सर्वर पे एक वेबसाइट होस्ट है, तो मेरा क्या है, सर्वर। और ये example.com मैं क्या हूँ, खुद मेरा होस्ट क्या है, क्लाइंट है। मेरा ब्राउजर मैं एग्जांपल के लेके चलूँ, मेरा क्लाइंट है, जिससे मेरी सारी रिक्वेस्ट जाने वाली है और एक्सेस किसको करने वाली है, सर्वर को। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये इस पे जो सर्वर पे इतने सारे पोर्ट चल रहे हैं उसमें से ओपन कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, क्लोज कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा, अगर जिसने भी नेटवर्किंग में 3-वे हैंडशेक पढ़ा है उसको पता होगा कि कम्युनिकेशन कैसे हैपन होता है। पर अभी के लिए मैं जस्ट एक बेसिकली बताता हूँ कि चीजें कैसे काम करती है। सो फर्स्टली क्या होता है, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सिन पैकेट के थ्रू, सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। क्लाइंट से हमारे जो पैकेट्स जाते हैं वो सर्वर के लिए जाते हैं। लेट मी ड्रॉ डायग्राम। ये मेरे क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट, ठीक है, सर्वर। अब इसके बीच में होगा कम्युनिकेशन। फर्स्टली क्या होगा, एक तरह से क्लाइंट ने यहाँ पे एक उसको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे जाता है हमारा सिन पैकेट, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो सर्वर है वो हमें क्या भेजता है, रिप्लाई भेजता है, एक तरह से हम उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। और फिर यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे सिन प्लस एक्ट यहाँ पे जाता है, सिन प्लस, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है कि यहाँ पे तुम्हारा पैकेट रिसीव हो गया है, ठीक है। और फिर फर्दर कम्युनिकेशन चलता रहता है, फिर अगर रीसेट होना होता है रीसेट हो जाता है। लास्ट पेज में हमारा रीसेट हो जाता है, जब कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है तो रीसेट हो जाता है, तो यहाँ पे रीसेट लगाता है, तो रीसेट हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन। तो क्लाइंट है, सर्वर है, इसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ओपन पोर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हाँ ये पोर्ट ओपन है। पर अगर पोर्ट क्लोज होगा तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आने वाला। हमारे पास एक तरह से क्या होगा, तो बेसिकली स्कैनर्स, कॉमन स्कैनर्स यूजुअली ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि पोर्ट ओपन है या क्लोज। अब स्कैनिंग में भी टाइप्स होते हैं कि अगर आप एनमैप से स्कैन कर रहे हो तो यहाँ पे स्टील स्कैन वगैरह भी आते हैं, ठीक है, और एक्समस स्कैन आते हैं। तो हर कोई स्कैन अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो भी हम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि एनमैप में कौन कौन से स्कैन टाइप्स होते हैं और उसमें से हमें कौन कौन से यूज करने चाहिए, तो वो भी है हमारे मतलब के सिलेबस के अंदर। तो स्कैन टाइप्स में इसके अंदर आप फायरवॉल बाईपास वगैरह भी कर सकते हो, बिकॉज एनमैप एक तरह से ऑल इन वन टूल है जिसमें हम पूरी कंप्लीट स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एनमैप के अंदर एनएससी स्क्रिप्ट्स आती हैं, जिसको आप यूज करके एनमैप की और जो कैपेबिलिटी और एनहेंस कर सकते हो। उसके थ्रू आप टारगेट को स्कैन कर सकते हो, आप जो भी वल्नरेबिलिटी स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो, सीवीए स्कैन परफॉर्म कर सकते हो, नॉर्मल डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स आती हैं वो स्कैन कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ओवरऑल नेट एनमैप को होता है नेटवर्क मैप। तो ये टूल यूज करके हम टारगेट को स्कैन करते हैं। इसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिव आते हैं एनमैप के, वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एंग्री आईपी स्कैनर आता है, ठीक है, और कुछ फास्ट पोर्ट और स्कैनर भी आते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो
there is one question from Suleiman. Can you repeat once more about the SYN? तो let's repeat this SYN. क्लाइंट और सर्वर के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट फर्स्टली जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा वो SYN पैकेट के थ्रू करेगा। एक तरह से आप कह लो हम जब फोन कॉल करते हैं तो एक तरह से फोन कॉल मान के चलो कि ये पर्सन है, दोनों कॉल कर रहे हैं। अगर मैंने क्लाइंट हूँ, एक तरह से मैं प्रशांत, मैंने कॉल किया राहुल को, प्रशांत ने कॉल किसको किया? राहुल को कॉल किया। एक तरह से जो मेरा कॉल गया, मैंने बोला हेलो, तो यहाँ पे हेलो। अब राहुल ने उसके रिस्पॉन्स में हेलो बोला तो क्या हुआ कि भाई राहुल मतलब कनेक्शन मेरा बन गया, तभी तो मेरे को हेलो आ रहा है। और अगर उसने हेलो नहीं बोला तो कनेक्शन नहीं बना, मतलब कि भाई पोर्ट क्लोज है हमारा। तो ये एक तरह से सिंपल टर्म है। एक तरह से यहाँ पे कनेक्शन जो एक तरह से हम बात करें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की जब बात आती है तो हम SYN पैकेट यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा ओवरऑल कम्युनिकेशन होता है। और फिर उसके रिस्पॉन्स में अगर एक्नॉलेजमेंट आता है तो उसका मतलब है कि वो पोर्ट ओपन है। अगर नहीं आता है, रीसेट पैकेट जाता है या फिर कुछ और भी होता है, सो दैट मीन्स पोर्ट क्लोज है। इसी के बेसिस पे हमारे जनरली स्कैनर्स, अगर डिफॉल्ट स्कैन की अगर मैं बात करूं तो वो इसी के बेसिस पे काम करते हैं। पर इसके अलावा जैसे मैं आगे नोट कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी हमारे और भी स्कैन टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टील का स्कैन होता है, एक्सएमएस स्कैन होता है, वो सारे अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं पैकेट्स भेजने के। कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है और उसमें आप नोटिस करोगे एक स्कैन के अंदर पोर्ट ओपन आ रहा है, एक के अंदर क्लोज आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो पैकेट भेजने का तरीका है वो डिफरेंट यूज किया है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो SYN से बेसिकली मतलब होता है कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक तरह से हेलो बोला उसको, क्लाइंट को हेलो, और अगर उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो दैट मीन्स कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो और पोर्ट ओपन है, तभी तो कम्युनिकेशन हो रहा है। ये होता है हमारा SYN, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक तरह से आईपी या फिर पोर्ट वगैरह कौन से ओपन है, ठीक है। आप कौन कौन सी सर्विस चला रहे हो, ठीक है, वो सर्विस वल्नरेबल है या नहीं, दैट इज अ सेकंड स्टेप। थर्ड फेज में अगर हम बात करें तो थर्ड फेज होता है हमारा गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस में क्या होता है, जो भी आपने वल्नरेबिलिटी मिली आपको, ठीक है, या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपको फर्स्ट और सेकंड फेज में, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है फर्स्ट और सेकंड फेज में, आपने उसको यूज करके, उसको एक्सप्लॉइट करके अगर आपने टारगेट सिस्टम का एक्सेस ले लिया तो वो हो जाएगा गेनिंग एक्सेस वाला स्टेप। आपके पास एक तरह से टारगेट के अंदर आ चुके हो, आपने जो भी कमी थी वो आइडेंटिफाई कर ली, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता आपको टारगेट के बारे में, आपने उसको एक्सप्लॉइट करके टारगेट के अंदर आपने उसका एक्सेस ले लिया। ये थर्ड स्टेप होता है। अब यूजुअली मैं बात करूं एक्सप्लॉइटेशन के लिए काफी कॉमन टूल होता है, दैट इज अ मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट अगेन एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसमें काफी सारे मॉड्यूल्स आते हैं, जिसको यूज करके आप काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाता है, उससे स्कैनिंग भी कर सकते हो आप, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन एक कॉमन फ्रेमवर्क है जो आप यूज करके मेटास्प्लॉइट में मतलब की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज अ थर्ड फेज। अब अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। मतलब आपने एक्सेस ले लिया, अब आपको उस एक्सेस को मेंटेन करके रखना है। दैट मींस कि वो चीज कांस्टेंट बनी रहे। ये नहीं ओवरऑल हमारी की जो हमारा क्या कहते हैं मेंटेन एक्सेस में कि हमने एक बार एक्सेस ले लिया और फिर एक्सेस मिलने के बाद वो चीज हमारी चली गई, ऐसा ही होना चाहिए। एक तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सो कम्युनिकेशन आप मेंटेन कैसे करोगे? तो अटैकर क्या करता है, हमारा कनेक्शन परसिस्टेंट रखने के लिए बैकडोर ओपन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल हमारा कनेक्शन है वो परसिस्टेंट रहता है और हम कभी भी उसके अंदर आ जा सकते हैं। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने हैक किया है तो उसके अंदर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और कई बार आप देखोगे जब केस स्टडी अगर आप डिस्कस कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर हैकर ऑलरेडी बैठा हुआ होता है, भले वो 3-4 महीने हो गए, अब वो आइडेंटिफाई 3-4 महीने बात कर पाए तो बात अलग है। पर यूजुअली कई बार होता है कि पहले से उसके अंदर एक थ्रेट होता है, स्कैनिंग करने से पहले वो उनके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन का सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और अगेन परसिस्टेंट कनेक्शन मतलब आप चाहते हो कि हमेशा आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश बना रहे, इसीलिए हम स्टैटिक आईपी के बारे में हमने पढ़ा था नेटवर्किंग में। स्टैटिक आईपी क्यों जरूरी है? बेसिकली आपको फिक्स्ड आईपी रहेगा तो आपको फिक्स कनेक्शन मिलेगा और फिर आपसे जब चाहो आप जब भी लैपटॉप ओपन करोगे हमेशा आपको कनेक्शन मिल जाएगा। पर अगर आपने डायनामिक आईपी यूज किया मेंटेन एक्सेस के लिए तो मे भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर आपने अगर सिस्टम रीस्टार्ट भी कर दिया तो आपके आईपी चेंज हो जाएगा, तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा डायरेक्टली। आपको इधर से आईपी चेंज हो गया तो कनेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका कोड में जो आपका एक्सप्लॉइट वाला कोड था, जो आपका पेलोड था, उसमें आपने आईपी क्या डाला है जो चेंज हो चुका है। इसलिए अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है तो आप इजीली वहां पे चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। आई सजेस्ट अगर आपको काफी लंबे टाइम तक अपना एक्सेस मेंटेन करके रखना है, सो यूज द स्टैटिक आईपी। सो इसमें यूजुअली हम बैकडोर वगैरह इंस्टॉलेशन देखते हैं कि बैकडोर वगैरह कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप मेंटेन एक्सेस कर सकते हैं। अपना जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म किए उसको आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको ये 3 चीजें बार बार परफॉर्म ना करनी पड़े। कि भाई अगर आपने एक बार टारगेट हैक कर लिया, अब आपको बार बार ये 3 चीजें परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार हैक नहीं करना पड़ेगा टारगेट। आप सीधे बस एक कमांड फायर करो, आप सिस्टम के अंदर हो,
दैट्स इट। आपको 3 चीजें अगेन परफॉर्म करने की जरूरत भी, अगेन इन्हीं चीजों में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। यही मेन स्टेप्स होती है, ठीक है। लास्ट फेज आता है हमारा, दैट इज क्लियरिंग ट्रैक्स। इसमें हम जो भी हमने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की आज तक, मतलब डे 1 से लेकर डे 5 तक जितनी भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की है, अब हम जितने भी हमारे फुटप्रिंट्स हैं सबको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो भी हमारे लॉग्स हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, सबको डिलीट करने वाले हैं हमारे सिस्टम में से, क्योंकि हमारे पास एक्सेस है पूरा। तो अगर बाई चांस कल के दिन अगर फॉरेंसिक्स होता है कि भाई कैसे अटैक परफॉर्म हुआ, वो अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो अपने लॉग्स चेक करेंगे 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, मतलब कभी भी सही, जब भी उनको लगता है कि भाई यहाँ से अटैक हुआ, यहाँ से कुछ भी मैलिशियस एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई है सिस्टम, तो अपने इसलिए हम अपने सारे फुटप्रिंट्स सारे क्लियर कर देते हैं यहाँ से, जितने हमारे लॉग्स वगैरह होते हैं सब कुछ। तो ये था हमारा डे 4 क्लियर, जिसमें हमने फेजेस ऑफ हैकिंग कवर अप की। तो डे 4 यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने फेजेस ऑफ हैकिंग के बारे में जस्ट थ्योरेटिकली देखा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर किसी भी अटैकर को परफॉर्म करने हैं तो। ओवरऑल 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टारगेट के बारे में, ओवरऑल एक्टिवली पैसिवली, ठीक है। टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हो और पैसिवली भी कर सकते हो, जिसमें आप इनडायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा टारगेट से। सेकेंडली हम स्कैनिंग करते हैं, जिसमें हम कोड स्कैनिंग सर्विसेज वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी वल्नरेबिलिटी वगैरह। थर्ड होती है हमारी गेनिंग एक्सेस, जिसके अंदर हम टारगेट के अंदर एक्सेस गेन करते हैं, ठीक है। जो भी मेरी कमी निकलती है उसको एक्सप्लॉइट करके हम टारगेट में एक्सेस गेन करते हैं। फोर्थ होता है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस, जिसके अंदर हम अपना जो हमें सिस्टम के अंदर एक्सेस मिला है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैकडोर्स। यूजुअली हम काफी सारी मैलिशियस एप्लीकेशन यूज करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश बना रहे, मेंटेन रहे हमारा ओवरऑल हमारे मेन सिस्टम और टारगेट सिस्टम के बीच में। सो लास्ट हमारा फेज होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स में क्या होता है, हम जितनी भी हमारी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है फर्स्ट फेज से लेकर 4th फेज तक, तो सारी एक्टिविटीज के लॉग्स हम क्लियर कर देते हैं। हम वो भी देखेंगे विंडोज के अंदर कैसे कर सकते हैं, लाइनक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं, वो अभी हम लास्ट डे 6 के अंदर देखने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। सो दैट इज इट फॉर डे 4। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डे 5। तो सुलेमान का एक क्वेश्चन आया, कल क्लास होगी या नहीं होगी। कल क्लास होगी, पर कल हमारा लास्ट डे रहेगा, तो हम कल सिर्फ डे 7 पे फोकस करने वाले हैं कि ओवरऑल स्टडी अप्रोच क्या रखना है इस ट्रेनिंग बूट कैंप के बाद। हमने जितना भी अभी तक पढ़ा उन सारी चीजों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली कैसे आगे मूव कर सकते हैं। अब हमारे एक मैसेज है सुलेमान की तरफ से, पैसिव क्लियर है पर एक्टिव नहीं। तो सुलेमान पैसिव में जैसे कि हमने देखा कि टारगेट के साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर एक्टिव में क्या होता है, हम टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अगर किसी टारगेट के रिगार्डिंग कुछ अटैक लगा दिया, मैं कुछ डायरेक्टरी इन्यूमिनेट कर रहा हूँ, मैं पे ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब टारगेट के लॉक्स में जा रही मेरी एंट्री, टारगेट के लॉक्स को पता है कि भाई ये एक आईपी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, आप उसकी वेबसाइट से ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। आप उसी की वेबसाइट से उसका आईपी कर रहे हो, मे बी पिंग कर रहे हो उसको, या फिर कुछ भी कर रहे हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे टारगेट के साथ आप इंगेज कर रहे हो। तो टारगेट के साथ जो इंगेजमेंट आप करी वो उसको हम कहते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग। आप टारगेट के साथ, मतलब टारगेट को पता है कि हाँ आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। पैसिव में टारगेट को पता नहीं होता कि टारगेट को छोड़ के हम टारगेट के जितने अदर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। एक्टिव में बस टारगेट के साथ डायरेक्टली हम सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, सारे अटैक्स वगैरह उसको परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से मैलिशियस एक्शन भी एक तरह से परफॉर्म हो जाता है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मुनावर कि आज कौन कौन सी क्लासेस कवर होंगी। आज हमारा डे 6 तक कवर होगा, 2 क्लासेस और होंगी हमारी, ठीक है। हमने जो अभी तक किया डे 5 तक हमने कवर किया था वीकडेज में, पर डे 6 भी आज कवर करना है। डे 6 में ओवरऑल प्रैक्टिकल्स है, डे 5 में भी प्रैक्टिकल्स है। तो वही प्रैक्टिकल्स, अब थ्योरी खत्म, हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे।